हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एंड एकेडमी हिंदी। है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। आज हम लोग जो हैं इसके आगे का सेक्शन मैं आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में कंप्लीट डिटेल दे चुका हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके बाद मैंने विटामिन के बारे में इन डेप्थ चर्चा की थी। अब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को आगे बताते हुए मैं बात करने वाला हूं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। पाचन तंत्र क्या होता है, पोषण क्या होता है, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में पाचन का मतलब क्या होता है। तो बड़े सरल शब्दों में आपको बता दूं, कभी आपसे कोई पूछे कि पाचन क्या होता है, तो देखिए बड़े अणु जो बड़े कार्बनिक श्रृंखला है, जैसे प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा, ये बड़े कार्बनिक अणु हैं। इनका हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा इनको छोटे कार्बनिक पदार्थों में तब्दील करना, जैसे एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज या फिर वसीय अम्ल। तो यही क्या है, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में परिवर्तित होना, यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो सॉरी, नॉट पोषण, पाचन कहलाता है, राइट। तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको यही सब पता होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, लेट मी सी, ताकि मैं भी सभी को अपना अभिनंदन बता सकूं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। बहुत बढ़िया, आप लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी लोग आते चले जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का सभी के लिए। सो गुड मॉर्निंग शिवानी सिंह, महेश पवार, शिव, अनामिका दुबे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे कवर करने वाले, लेकिन देखो दोस्तों, यदि आपका सपना वाकई में लबासना मसूरी ज्वाइन करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद एकेडमी को एज ए आईपीएस जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ आवश्यकता होगी। और यहां पर आपको जो हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टरली आपको एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी यू अमंग दीज, मैं आपको भी इनमें से एक देखना चाहता हूं। तो जरूर आप लोग जो है बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करिए। अपने हार्डवर्क के साथ साथ अनअकैडमी जो है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज, एक कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, उन्हें आप सेलेक्टिवली देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर प्लस और आइकॉनिक की फीस हाइक होने वाली है, एंड दैट विल बी द डेट 20th अक्टूबर। मतलब आज ही की वो डेट है। आपके पास मुश्किल से कुछ 10 to 15 आवर्स हैं। आप चाहें तो 5 to 10,000 जो आपके बढ़ रहे हैं फीस, उस पर कंपनसेशन आपको मिल सकता है, अदरवाइज फीस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि आप अपने गार्जियन से बात करिए। देखिए दोस्तों, कोर्स को लेने का फायदा यह है कि कहीं ना कहीं अभी पिछले ही 2-4 दिनों में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने कोर्सेज लिए। कहीं ना कहीं वो टेक्निकली आपसे बहुत एडवांस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो एक लेवल तक अपर हैंड प्राप्त कर लेंगे। आपको भी सफलता प्राप्त करनी है तो देयर इज सम इन्वेस्टमेंट। देखिए, जहां आप एक इतना लॉन्ग टर्म गोल सोच रहे हैं, वहां पर एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। तो जरूर आपको मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ के कोर्स को यू कैन ज्वाइन विद मी, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और एक और बात बता देता हूं, इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के सभी सब्जेक्ट्स यहां पर है। किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहो, सभी के सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों आप इसको लेने से पहले मेरा जो रेफरल कोड है RPSIR10, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक रेफरल कोड। व्हाई इट इज सो, बिकॉज मैं आपको कुछ एडिशनल इकोनॉमिक हेल्प भी कर सकता हूं इस रेफरल कोड के द्वारा। यू हैव माई ऑल द कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा। आप मुझसे पर्सनली बात कीजिए कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूं। मैं आपको साथ ही में मेंटरशिप कैसे दूंगा, साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कौन से बेस्ट फैकल्टीज है जिनको आपको सुनना चाहिए, ताकि ऐसा तो है नहीं कि जो थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज पढ़ा रहे सभी को सुन पाएंगे आप। लिमिटेड फैकल्टीज, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक वाइज किस फैकल्टी से पढ़ना चाहिए, ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको एक कंपाइलेशन प्रदान करूंगा। सो दिस इज माय रेफरल कोड, आप जरूर इसका प्रयोग करें। और आज लास्ट डेट है, इसलिए आप हाइक से बचकर कम में और भी कम हो जाएगा। यू जस्ट पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, राइट। तो यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है, यहां तक सारी। अब मैं आपके लिए आगे क्लास में चलता हूं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो मैं चलिए दोस्तों आपके लिए आगे क्लास में आ चुका हूं। तो दोस्तों चलिए
क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट मी स्टार्ट द क्लास। तो लीजिए, तो हम लोग अब पाचन तंत्र पर आ चुके हैं, राइट। हम लोग पाचन तंत्र पर आ चुके हैं, दैट इज व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई कि बड़े कार्बनिक अणुओं का छोटे कार्बनिक अणुओं में टूटना, द लार्जर ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की मदद से ये जो हमको मदद करते हैं, इसकी मदद से क्या होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, जितना जल्दी लेते हैं उतना ही समय की बचत है। एक इनिशियल स्टेज पर आप आ जाते हैं तो जरूर, ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको कोशिश करेंगे। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए, मनुष्य की जो आहार नाल है दोस्तों, हमारे मुख से लेकर, मतलब माउथ से लेकर और एनस तक, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दूंगा आपको, माउथ से लेकर एनस तक, मुख से लेकर गुदा, हिंदी में इसे बोलते हैं गुदा, मुख से लेकर गुदा तक जो पूरी आहार नाल की लंबाई है वो है 10 मीटर। और यदि फीट में बात करूं तो इट इज 33 फीट। और नॉर्मली क्या कहा जाता है, नॉर्मली मैं सही आंकड़ा बताऊं तो 27 से 33 फीट, 27 से 33 फीट होती है आहार नाल की लंबाई। और दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, 8 से 10 मीटर भी कह सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, अलग अलग व्यक्तियों में इसकी आहार नाल की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो 33 फीट, या एग्जैक्टली कहें तो 27 से 33 फीट और 8 से 10 मीटर, यह है आहार नाल की लंबाई। कहां से, मुख से लेकर और गुदा, एनस तक। एकदम क्लियर। अब देखिए, भोजन की अवस्था देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मुख में क्या होता है दोस्तों, हमारे मुख में जो पाचक रस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे मुख में विशेष प्रकार के लिक्विड तरल होते हैं। वो तरल क्या करते हैं, भोजन में उसके साथ मिलने पर बोलस का निर्माण होता है। एकदम क्लियर है। तो आप देखिए, जिसे कहते हैं हम लोग लार, लार, लार को क्या बोलेंगे हम लोग, सेलिवा, सेलिवा, ठीक है। तो सेलिवा जब हम लोग च्युइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, और उसमें भोजन मिल रहा है, तो लार और भोजन मिलकर किसका निर्माण करता है दोस्तों, बोलस का निर्माण करता है। तो बोलस का निर्माण कहां हो रहा है दोस्तों, मुख में, मुख में बोलस का निर्माण हो रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। और एक बात याद रखना, लार जो है ना, लार वो कार्बोहाइड्रेट को कुछ अल्प मात्रा तक पचाने की क्षमता रखता है। जो सेलिवा है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता रखता है। इसीलिए एनसीईआरटीज में एक स्टेटमेंट आता है कि हमारा पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है। तो आप क्या आंसर देंगे, हमारे पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है, क्योंकि लार ग्रंथि से निकलने वाली लार, सेलिवा, वो हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को छोटे अणु ग्लूकोज में तब्दील करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए मुख से पाचन शुरुआत हो जाता है। उसके बाद भोजन कहां जाता है दोस्तों, उसके बाद हमारी जो आहार नाल है उसमें भोजन जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। और हिंदी में इसे कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब ग्रहणी से भोजन होता हुआ कहां जाएगा, आमाशय में। तो मैं आपको बिल्कुल मैप से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपने मुख से खाना खाया और मुख में गया भोजन, ठीक है, और हमने जो च्युइंग किया लार ग्रंथि की मदद से, भोजन बोलस बन गया। और फिर भोजन कहां पहुंच जाता है दोस्तों, ईसोफेगस। स्पेलिंग याद रखना ईसोफेगस की, ओ ई, ओ से स्टार्ट होती है, ओ ई एस ओ, फेगस, ठीक है, FAGUS, ईसोफेगस, ग्रहणी। यहां से भोजन यहां पर नीचे निकलता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्या मुख में भोजन का पाचन होता है, बिल्कुल होता है। लार ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। लेकिन क्या ग्रहणी में कोई पाचन होता है, नहीं। ग्रहणी में किसी भी प्रकार के है ना,
सॉरी ईसोफेगस में, ग्रहणी में किसी भी प्रकार के पाचक तत्व नहीं होते हैं, पाचक रस नहीं होते हैं, इसीलिए ग्रहणी में भोजन का पचना असंभव है। इसके बाद में भोजन सीधा बहुत बड़े चैम्बर में, आमाशय स्टमक में आ जाता है, और भोजन स्टमक में आने के बाद स्टमक में जो है ना, ध्यान रखना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बाद में रेनिन, ठीक है, रेनिन नाम का जो दूध का पाचन करता है, और इस प्रकार से कुल 4 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। अभी मैं आपको केवल एक डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं, एक्सप्लेनेशन और आगे दे दूंगा। अब आमाशय में जब ये अम्ल मिलता है HCl, तो वो किसका निर्माण करता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, काइम का निर्माण करेगा। काइम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइल। तो दोस्तों एक बार फिर ध्यान से देख लेते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। देखिए, अब हमने जो भोजन खाया यदि ग्रासिका में है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बोलस। लेकिन जैसे ही भोजन आमाशय से बाहर निकलेगा, यहां निकलेगा, और इसे ग्रहणी, ये वाला पूरा जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला ट्रैक, वो ग्रहणी ड्यूडेनम कहलाता है। तो ग्रहणी में भोजन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, काइम के नाम से जाना जाता है। ग्रहणी में भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। अब भोजन में क्या है, लिवर में से पित्तरस निकलेगा, यह पित्ताशय ग्रंथि होती है जो गुब्बारे जैसी होती है, और अग्नाशय में से अग्नाशयिक रस या पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और वो लगातार क्या करेगा, पोषक पदार्थों को यहां पर एंजाइम के माध्यम से भोजन को पचाने का काम करेगा। अब भोजन जो अम्लीय था दोस्तों, ध्यान रखना, आमाशय में एक प्रबल अम्ल होता है HCl, जिसका pH होता है 1.5, इतना प्रबल pH कि यदि इसे हम अपनी त्वचा में डालें तो हमारी त्वचा जल जाए। लेकिन आपका एक प्रश्न हो सकता है दोस्तों कि आमाशय की भीतरी दीवार क्यों नहीं जलती है जब इसमें HCl निकलता है। आमाशय की भीतरी दीवार इसलिए बर्न नहीं होती क्योंकि उसमें उपकला ऊतक, एपिथीलियम टिश्यूज होते हैं, और वो उपकला ऊतक इस प्रकार के प्रबल जठर रस HCl से उसे जलने से बचाता है। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है। PDF कहां मिलेगा, बार बार एक ही प्रश्न रहता है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपस में शेयर कर लिया करो यार, इतनी मदद आपस में कर लिया करो, ठीक है। तो ग्रासिका एकदम क्लियर हो गया, आमाशय आपको क्लियर हो गया, ग्रहणी जो है वो लिवर और अग्नाशय, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली जो भोजन छोटी आंत में आता है दोस्तों, छोटी आंत में जो भोजन आता है उसको हम लोग कहते हैं काइल। तो काइम भोजन को कहां कहते हैं दोस्तों, एपिथीलियम टिश्यू होता है इसलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। और आपको आप बड़े ध्यान से सुनिए एक एक बात को, कि ग्रहणी में भोजन को काइम, और उसके बाद में भोजन क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, क्रमंकुचन। क्रमंकुचन का मतलब होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन। इस प्रकार से आंतों में, यहां पर मान लीजिए खाना है, आंत ऐसे दबाते हुए भोजन को अपने आप आगे से आगे भेजती रहती है, और जब तक हम सुबह उठते हैं तब तक हमारा जो भोजन है वो हमारे रेक्टम में, हमारे मलाशय में आ चुका होता है। तो अधिकतम जो भोजन के पोषक पदार्थ हैं, अधिकतम जो भोजन के पोषक पदार्थ हैं वो छोटी आंत में डाइजेस्ट होते हैं, और वहां से पोषक पदार्थों को सूक्ष्मांकुर, याद रखना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मांकुर, इंग्लिश में सूक्ष्मांकुरों को कहते हैं माइक्रोविलीज। छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं जो जितने भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड जो हमारे शरीर में बड़े अणु छोटे अणु में टूटे हैं दोस्तों, वो छोटे छोटे अणु रक्त के अंदर से मिल जाते हैं। आंतों के अंदर ऐसे सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलीज होते हैं। एकदम क्लियर। अब भोजन बड़ी आंत में आ जाता है, बड़ी आंत से जितना भी पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब होके जाता कहां है, हमारे रक्त में,
और रक्त में यदि ज्यादा पानी होगा तो किडनी क्या करेगी उसको दोस्तों, किडनी अनावश्यक पानी को हमारे यूरिनरी ब्लैडर, इसका मतलब क्या है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय, उसमें इकट्ठा कर लेगा। तो ज्यादा पानी जो पीते हैं तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा और भोजन, इंपॉर्टेंट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है, बड़ी आंत, छोटी आंत। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट पर और चर्चा करूंगा। अभी अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। लिवर का क्या काम है दोस्तों, अग्नाशय का क्या काम है दोस्तों, उस पर अलग से बात करेंगे। अभी मैं कुछ ब्रीफिंग, आपको कुछ ब्रीफिंग प्रदान कर रहा हूं, ठीक है। ड्यूडेनम क्या होती है, छोटी आंत को दो भागों में बांटा जाता है, राइट, जेजेनम और इलियम। तो छोटी आंत कितने भागों में बांटी जाती है, जेजेनम और इलियम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इलियम। तो जेजेनम को कहते हैं मध्यांत्र, मध्यांत्र, ठीक है। और इलियम को क्या कहते हैं, छोटी आंत के शेषांत्र। एक बार 2017 में प्रीलिम्स के ऊपर एक प्रश्न आ गया था, इसी पर 2007 में एक प्रश्न आया था कि सबसे लंबी कौन सी है, राइट। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, इसी प्रकार का प्रश्न जो आया था उस पर मैं आपसे एक बार चर्चा कर लेता हूं, जेजेनम और इलियम के बारे में, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर लंबाई की बात करें तो लंबाई में ग्रासिका जो होती है दोस्तों, ग्रासिका लंबाई में सबसे छोटी होती है। उसके बाद में किसका नंबर आता है, ग्रहणी, ग्रासिका ईसोफेगस से बड़ी होती है ग्रहणी। ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और उसके बाद में आप याद रखना कि जेजेनम, ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वो जेजेनम, और जो लोअर पार्ट है वो इलियम या शेषांत्र कहलाता है। सबसे लंबी कौन सी है इन चारों में, शेषांत्र, जिसे इलियम कह रहे हैं। एकदम क्लियर, शेषांत्र सबसे लंबी है, जो छोटी आंत का, स्मॉल इंस्टेंटाइन का लोअर पार्ट है। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको इसीलिए बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत दोस्तों कितनी लंबी होती है, यदि प्रश्न आ जाए तो बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, देखिए इसकी लंबाई तो केवल 2 से 3 मीटर है। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइज में बड़ी है, ठीक है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो साइज, उसका जो रेडियस है वो कम है, ठीक है। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, यदि ये पूछा जाए तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। तो ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए। हमारे आंतों का जो बड़ी आंत है उसके इस भाग पर, कॉर्नर पर एक सिकम बोलते हैं अपेंडिक्स को हिंदी में। मैं आपको अपेंडिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं, सिकम को बोलते हैं अपेंडिक्स। और दोस्तों ये अपेंडिक्स जो है ना, वो जो भी दुधारू पशु हैं या जो भी ऐसे जानवर हैं जो सेल्यूलोज का पाचन कर सकते थे, जो घास इत्यादि को खा सकते थे, वही जानवर क्या करते हैं, अपेंडिक्स की मदद से क्या करते हैं, अपने भोजन की जुगाली करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो क्या मानव के शरीर में अपेंडिक्स पूर्ण मैच्योर अवस्था में है? नो, इट इज नॉट इन द मैच्योर स्टेज। द रीजन वाई, क्योंकि मानव ने घास फूस खाना बंद कर दिया, मानव में वो एंजाइम्स नहीं बनते हैं जिसके कारण सेल्यूलोज का पाचन होता है। और इसीलिए अपेंडिक्स हमारे शरीर का, अपेंडिक्स बिकेम आवर बॉडीज वेस्टिजियल ऑर्गन। यह हमारे शरीर का वेस्टिजियल, एक बार फिर से लिख देता हूं, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। वेस्टिजियल ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब क्या है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मानव शरीर में अक्कल डाल, मानव की कान की जो कर्ण पेशी, मानव के शरीर में पाए जाने वाला अपेंडिक्स, ये अनावश्यक अंग है। यदि ये नहीं भी होंगे तो मानव के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। कंप्लीट आहार नाल की लंबाई दोस्त 8 से 10 मीटर होती है। सोनाराम जी
कंप्लीट आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। यदि फीट में पूछा जाए तो 27 से 33 फीट लंबी होती है आहार नाल मुख से गुदा तक। तो यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है, ठीक है। 27 से 33 फीट दोस्तों, 27 से 33 फीट ये आप याद रखेंगे, 27 to 33 फीट, राइट। तो यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे से अभी डेप्थ में चलेंगे हम लोग। अब देखिए, आपको यह बात पता चल गई, मुख में जो लुगदी बनती है किसकी मदद से, लार की मदद से, वह बोलस कहलाएगा। जो हमारे खाना जा रहा है ग्रासिका में वो लुगदी कहलाएगा। ग्रहणी के अंदर भोजन को काइन कहते हैं और छोटी आंत में भोजन को काइल कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। अब काइम की प्रकृति कैसी है, क्योंकि इसमें आमाशय से प्रबल अम्लीय मिला है HCl, इसलिए काइम अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जो आमाशय से ग्रहणी ड्यूडेनम में जा रहा है। एकदम क्लियर। और काइल कहां पर है, आंत में पहुंच गया। और एक बात याद रखना, ये जो काइल है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अल्प बेसिक होगी या फिर न्यूट्रल उदासीन प्रकृति का होगा। क्योंकि दोस्तों मैं भी आपको बताने वाला हूं, जो पित्त रस होता है ना दोस्तों, पित्त रस, पित्ताशय ग्रंथि जो यकृत में है, राइट, तो 7.7 pH। अब 7.7 pH का मतलब क्या हो जाता है, ये क्षारीय हो गया। 7.7 pH का मतलब क्षारीय। तो लगभग दिन में डेली हमारी जो पित्ताशय ग्रंथि या यकृत है वो 1.5 लीटर पित्ताशय को निकालता है। मेरी बात क्लियर हुई, 1.5 लीटर पित्ताशय। और जब ये क्षारीय चीज काइम में मिलेगी तो ये किस में तब्दील हो जाएगा दोस्तों, ये बेसिक या न्यूट्रल हो जाएगा। भोजन को अल्टीमेटली न्यूट्रल, और ये अलग अलग अम्लीयता क्षारीयता क्यों जरूरी है, क्योंकि भोजन को अलग अलग स्तर पे पाचन करने के लिए उनके साथ में कुछ रिएजेंट, अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। अब देखो, आप केमिकल लेबोरेटरीज में भी तो अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, आप सोचिए, जो क्रूड ऑयल होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए वी यूज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। और वहां पर हम लोग कौन से अभिकर्मक का यूज कर रहे हैं, H2SO4 या फिर HNO3 का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभिकर्मक हमारी आंतों में भी तो तभी काम करेंगे, कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी के फ्लो में मदद करते हैं। एकदम क्लियर होगी बात। बहुत सारी बातें बताऊंगा। देखो सोनाराम जी गलत इंफॉर्मेशन मत डालिए। 7.4 जो होता है ना, 7.4 ये हमारे ब्लड का pH होता है। हमारे रक्त का pH कितना होता है एग्जैक्टली बता दूं, 7.35 to 7.45 ये हमारे रक्त का pH होता है। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, पित्त रस की, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। 7.7 pH होता है पित्त रस का। गलती मत करें, गलत इंफॉर्मेशन मत दें। यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनो यार, है ना। अब देखिए एक और बात बताते हैं, 7.35। अच्छा, हमारे रक्त का pH यदि बेसिक क्षारीय हो जाता है, मान लीजिए हमारा रक्त जो है क्षारीयता की ओर चला जाए, मान लीजिए हमारे रक्त का pH 8 भी हो गया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमारे रक्त का pH थोड़ा सा अम्लीय हो गया ना तो हमें दिक्कत नहीं है। क्षारीयता के कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है। यह सब बातें आपको याद रखनी है। एकदम क्लियर। हाँ, इस प्रकार से कमेंट करते रहा करो, ठीक है। हाँ, कमेंट करते रहा करो ताकि आपको याद भी होता रहेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब पाचन होता कैसे, पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमने खाना खाया, मतलब फूड का इंजेशन हुआ, हमने अंदर ले गए। अब हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम कौन कौन से, जो हमने बोला लार ग्रंथि से लार निकल रहा है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, राइट। उसके बाद में गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी हमारे पाचन में मदद करते हैं। एकदम क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा, पाचन पूरा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पदार्थों को तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, तभी तो हम भोजन खा रहे हैं।
जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है हम लोग भोजन वाले रूट को बिल्कुल बाईपास करके सीधा सीधा हमारी नलिकाओं में ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, तो वो डायरेक्टली ऊर्जा मिल गई। लेकिन हम जब स्वस्थ हैं, हमारा पाचन सही चल रहा है, तो हमारे आंतों के माध्यम से, तो आंत की जो दीवार होती है दोस्तों, उसमें पाया जाते हैं माइक्रोविलीज, उसी में पाए जाते हैं माइक्रोविलीज और सूक्ष्मांकुर, जो पोषक पदार्थों का अवशोषण का काम करते हैं, जैसे ग्लूकोज, वसीय अम्ल और एमिनो एसिड्स। एकदम क्लियर हो रही है बात? ये पोषक पदार्थ, जो बड़ा कार्बनिक अणु यहां पर खाया था हमने, वो छोटे कार्बनिक पदार्थों में टूट चुका है। अब रक्त की मदद से स्वांगीकरण होता है, एजिमिलेशन, मतलब जो ये पोषक पदार्थ रक्त में आ गए हैं, अब वो पूरे के पूरे शरीर में फ्लो होंगे और उसके फ्लो होने के साथ ग्लूकोज एक एक कोशिका के पास जाएगा। हम मेरे द्वारा लिए गए ऑक्सीजन एक एक कोशिका पर जाएंगे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर एटीपी का निर्माण करेंगे प्रत्येक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फाइनली ये एक एक कोशिकाएं, कुल हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? 37,200 अरब कोशिकाएं। एक मानव के शरीर में 37,200 अरब कोशिकाएं होती है, उन सभी में यह प्रक्रिया चलने लगती है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं? डेफिकेशन। आपने ओपन डेफिकेशन का नाम बहुत सुना होगा, खुले में शौच को बंद करना, फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, स्वच्छता अभियान। तो मलाशय, हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना, हमारा जो रेक्टम होता है, मलाशय, हमारा जो मलाशय होता है, जहां पर पूरा वेस्ट इकट्ठा रहता है और एक समय आने पर यह वेस्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो मलाशय में भी इस प्रकार के सूक्ष्म माइक्रोविलीज होते हैं, जो उसमें से भी पोषक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि जो कुछ हम खा रहे हैं उसका मैक्सिमम पोषण हमारे शरीर को मिल सके, ठीक है। दोस्तों, अभी मैं एनसीईआरटी के बेसिक करवाऊंगा, मेंस की तैयारी करवाऊंगा, प्रीलिम्स की तैयारी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक और कोर सेक्शन चल रहा है। एकदम क्लियर? ठीक है, बिल्कुल चौड़ाई ज्यादा होती है, बिल्कुल बड़ी आंत इसलिए क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है। ये तो मैंने बता ही दिया, ऑलरेडी बता दिया बेटा, मैंने ये शुरुआत में बता दिया। अब मानव के शरीर का देखिए दोस्तों, मानव के शरीर का सबसे जो इंपॉर्टेंट अंग है वो किसको मानेंगे हम? ब्रेन को मानेंगे। उसके बाद किसको मानेंगे? द पंपिंग ऑर्गन, हार्ट। हार्ट को सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे मानेंगे। मानव शरीर का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग, इंटरनल ऑर्गन, यकृत, जिसे हम लोग जिगर भी कहते हैं। और यकृत के लिए जो टर्म आती है वो आती है हेपेटा, और हेपेटा, यकृत के अध्ययन को क्या बोल देंगे? हेपेटालॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटालॉजी कहा जाता है। सताक्षी, सविता जी, बेटा ये आप बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। आपको जिस समय जो पढ़ाया जाता है उसमें आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। आपकी अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा कवर करूंगा तो मैं क्या क्या कवर करूंगा? फिजिक्स भी करूंगा, केमिस्ट्री भी करूंगा, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। हम लोग सुबह जो है मेंस की आंसर राइटिंग भी पढ़ते हैं। तो जो चीज चल रही है आप उस पर फोकस करके आधा छोड़ पूरे को धापे, आधा मिले न पूरा पावे। आप आधी चीज को छोड़ के पूरा खाने के लिए कुछ भी नहीं ले पाएंगे आप, है ना। तो ये थोड़ा सा इस बात को बार बार मत पूछा करो, जो चल रहा है उससे पढ़ लो। हाँ ठीक है, फिजिक्स क्यों नहीं कराएंगे भाई? सारा फिजिक्स करवाएंगे, लेकिन दोनों में बायोलॉजी और फिजिक्स एक साथ तो करवा नहीं सकता। यदि किसी ने करवाया हो ऐसा तो मुझे बताइए कि ऐसा भी होता है, मैं भी कुछ नई टेक्निक सीख लूं। तो स्थिति देखिए, ये हमारे दाईं साइड में होता है, राइट साइड में देख लीजिए। लिवर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मेरा राइट साइड ये है, राइट साइड में होता है और ये लगभग 1500 ग्राम का होता है, 1.5 किलोग्राम का। बस एक त्वचा को छोड़ दीजिए आप, आपकी केवल और केवल त्वचा को छोड़ दीजिए, और उसके बाद में ये सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि त्वचा इंटरनल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है।
ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू अदिति मेहता जी, यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल इसी तरह से ज्वाइन होते रहिए और बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़िए। देखिए मुझे मेरे टॉपिक सारे क्लियर है, मुझे कब क्या कैसे पढ़ाना है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का शेड्यूल भी मैं आपको दूंगा अभी लास्ट क्लास में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए एक विपिन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब कुछ चीज धीरे धीरे होती है, धीरज, परसिवरेंस, धैर्य बहुत बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो लिवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, 1.5 किलोग्राम का होता है। एकदम क्लियर। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा ये भीतरी अंग है, मैं बता चुका हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ग्रंथि में 2 प्रश्न है दोस्तों, डिफरेंस समझना ध्यान से। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है, लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यह बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है, पहले यह याद रखना। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों? एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो हमारी 9 ग्रंथियां होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। एकदम क्लियर, यस। और यकृत में ही वो गुण है पुनरुत्भवन, रीजनरेशन। यकृत यदि मुझे किसी को भी डोनेट करना है तो मेरे यकृत को आधा काट लीजिए और मेरे इस आधे कटे हुए यकृत को उस व्यक्ति में जिसके अंदर वो कंपैटिबल हो सके, पहली कंडीशन ये है कि उसके शरीर में वो अलाउ हो जाए। तो डॉक्टर्स पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। मेरे शरीर का कटा हुआ आधा यकृत यदि किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो उसमें भी वो बढ़कर पूरा हो जाएगा और मेरा आधा कटा हुआ यकृत भी पूरा बढ़ जाएगा। ऐसा गुण केवल और केवल यकृत में है। और मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मस्तिष्क की तो एक बारीक सी कोशिका या कुछ समूह भी किसी भी कारण से यदि आपका चोट लगा या कुछ डैमेज हो गया, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनना चाहिए। पतली पतली नलिकाएं टूट जाती हैं एक्सीडेंट के समय और इसके कारण आदमी को ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है या परमानेंट वो अपनी मेमोरी जो है भूल जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद कर सकते हैं। एनीवन कैन डोनेट हिज और हर लिवर बट इट इज ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भारत में सफलतापूर्वक चल रहा है। लगभग 12 से 20 लाख के बीच में खर्चा आता है। लेकिन नॉर्मली एक परिवार का सदस्य ही अपने दूसरे परिवार के सदस्य को वो देता है। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। तो हम लोग एक समय ऐसा भी आएगा कि हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ना वो हमारे मेंस के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। उन पर मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। आपने पहली बार ऐसा सुना है? बिल्कुल। सबसे ज्यादा जिस प्रकार छिपकली की पूंछ में यह क्षमता होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूंछ काट देती है और अपने आप उसकी पूंछ बढ़ जाती है, द सेम वे इन लिवर, यकृत में भी ऐसा ही है। चलिए, और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहां है दोस्तों? मस्तिष्क में। एकदम क्लियर। अब देखिए, यकृत सबसे ज्यादा काम जो करता है दोस्तों हमारे शरीर में जो यूरिया है, दोस्तों यूरिया बन कैसे रहा है? अच्छा, एक थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हो रही है यार। जिसने भी यार लाइक वाइक नहीं किया, थोड़ा लाइक वाइक यार, दया दृष्टि मुझ पर भी रखो। मैं पूरे गले का जोर लगा के आपको पढ़ा रहा हूं यार, तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है बॉस, है ना। अब देखिए, यूरिया जो है वो यूरिया प्रोटीन जो होता है ना, उसमें जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं उसको जितना जल्दी हो सके रिमूव कर देना चाहिए, वरना हमारे शरीर में ये जहर का काम करेंगे। तो जो पित्त रस है वो यूरिया को निकालने में ही मदद करता है। पित्त रस यूरिया को निकालने में मदद करता है। विटामिन ए यहां पर स्टोर्ड रहता है यकृत में। विटामिन ए, राइट, विटामिन डी, ये सभी यकृत में स्टोर्ड रहते हैं। और पित्त रस मैंने बताया था हरे पीले रंग का रस है। ये हरे पीले रंग का। और ये पित्त रस हम डेली जो है ना लगभग 1.5 लीटर तक निकाल देते हैं। और पित्त रस क्या करे दोस्तों, आपसे पूछा जाए, है ना, पित्त रस आपको पूछा जाए कि पित्त रस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? पित्त रस
हम जो बड़े बड़े, देखिए एक बात याद रखिए, जो वसा है ना फैट, वो बहुत ज्यादा, वसा को पाचन करना अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जो हम लोग बड़े बड़े वसीय अणु खाते हैं, मतलब क्या है, तेल इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो वसा के बड़े बड़े जो अणु होते हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम पित्त रस का ही है, बाइल जूस का ही है। लार्जर एटॉम ऑफ फैटी एसिड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर, और इससे ही वसा का पायसीकरण कहते हैं। यह बात याद रखना, वसा का इंग्लिश में भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण इसे ही कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल एनर्जी बढ़ाते रहिए, विपिन कुमार जी जैसा कह रहे हैं उस तरह से एनर्जी यार बढ़ाते रहो, बिल्कुल ठीक है यार, मजा भी आता रहता है मुझे भी, है ना, थोड़ी बहुत बीच में बिल्कुल सीरियस बात करते करते थोड़ा बहुत व्यावहारिक बातें भी कर लें। वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, यही क्या है, वसा का पायसीकरण और इमल्सिफिकेशन, बड़े जो पित्त रस के अणु है उसको छोटे में तोड़ना। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब यकृत कई बार सड़ जाता है और उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं, यकृत का सड़ना, ज्यादा शराब के पीने से, या फिर कई बार यकृत में क्या होता है, कई बार, है ना दोस्तों, एक बात याद रखना, कई बार विशेष प्रकार के जो जीवाणु विषाणु जो होते हैं ना, वो सीधा यकृत पर ही अटैक करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको बहुत इंपॉर्टेंट पोषण मिलता है। यकृत एक पूरी तरह से मांसपेशियों का बना हुआ अंग है, कंप्लीटली ये मांसपेशियों का बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रेडिश दिखता है। कई बार हमारी गतिविधियां गलत हो जाती है खाने पीने की, तो इसके ऊपर एक फैटी लेयर जम जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि यकृत पूरी तरह से खराब हो जाता है, और ज्यादा शराब के पीने से यकृत का सड़ना, लिवर सिरोसिस, याद रखेंगे। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कौन से वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, वैसे मेनली ए बी सी आपको याद रखना है। तो हेपेटाइटिस होता है हेपेरिना वायरस के कारण, और आपको पता होगा इस बार का जो बायोलॉजी का, इस बार का जो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो हेपेटाइटिस सी के वायरस का पता लगाने वाले साइंटिस्ट को ही दिया गया है ना, पता है ना आप लोगों को दोस्तों। चलिए, तो पीलिया जॉन्डिस रोग, जिसे पांडु रोग कहते हैं, पीलिया किसके कारण होता है दोस्तों, यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एंटीरोवायरस, एंटीरोवायरस के कारण। मेरे कंप्लीट लेक्चर आपको यही इसी चैनल पर मिलेंगे, जिसमें मैंने 8 लेक्चर अकेले डिजीज पर पढ़ाया है लक्ष्य प्रोग्राम में, 8 लेक्चर बेस्ड ओनली ऑन डिजीज, तो वहां पर आप कवर कर सकते हैं। एकदम क्लियर, हेपेरिना वायरस फॉर हेपेटाइटिस, तो ये सभी हमारे यकृत को खराब कर देते हैं। एकदम क्लियर हो रही है बात। मैं देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कराऊंगा, लेकिन चीजों को सभी को इंटरलिंक करते हुए चलेंगे, ताकि क्या हो सके, आपको एक कंप्लीट एक पर्सपेक्टिव। एंटीरोवायरस फॉर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एंटीरोवायरस पीलिया, सॉरी माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। पीलिया जो है जॉन्डिस तो हेपेटाइटिस के कारण ही, यकृत में जो भी दिक्कत होती है वो पीलिया। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको एक बार सही कर देता हूं दोस्तों, माफी चाहता हूं, थोड़ी सी सुधार कर लूं यार एक बार। मैंने जो एंटीरोवायरस कहा है ना, वो माफी चाहता हूं मैं, वो पोलियो से रिलेटेड है। पोलियो रोग में एंटीरोवायरस होता है, और पोलियो रोग जो है ना दोस्तों, वो होता है किसके कारण, पोलियो रोग दूषित जल या दूषित भोजन की वजह से, और कहीं ना कहीं यहां पर भी क्या है, लिवर में संक्रमण हो जाता है। मैं इसको सुधार कर लेता हूं। मैं समझ नहीं पाया, दिल्ली क्लास से सुपर से ऊपर है, मैं नहीं समझ पाया, मुझे एक बार बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। दीपा उपाध्याय आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुख्य उपापचयी अंग भी इसे कहते हैं, इट इज मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो क्लासेस चलती है उनसे भी अच्छा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। क्लियर मी व्हाट यू वांट टू से। और मानव की यह रसायनशाला है, इट इज द ह्यूमन बॉडीज लेबोरेटरी। क्योंकि मेरी कई बार डॉक्टर से भी बात होती है, तो मैंने उनसे चर्चा परिचर्चा करता हूं, तो पता चलता है कि लगभग 500 अलग अलग प्रकार के
अराउंड 500 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रसायन निकालता है लिवर। और लिवर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है ना, लिवर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। लिवर के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा बाइल जूस होता है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बाइल जूस जो पित्त रस जो यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में संचित रहता है, यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। तो दोस्तों बाइल जूस में एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है बिलरुबिन, क्या है, एक तो बिलरुबिन, माफी चाहता हूं ये थोड़ा सा गलत हो गया, लिख के सही बता देता हूं। पहला शब्द है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलरुबिन। बिलरुबिन पित्त रस में क्या होता है, बिलरुबिन होता है, क्या है अभी समझा रहा हूं। और दूसरा जो पिगमेंट होता है वो होता है बिलवर्डिन। बिलवर्डिन दोनों का काम क्या है अभी समझा देते हैं, ताकि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो आप बता सके, बिलवर्डिन और बिलरुबिन। ठीक है, चलिए तो अब देखो, मानव शरीर में जो रक्त होता है, पित्त रस के किसी भी गड़बड़ी या यकृत के मैल फंक्शनिंग करने के कारण जब भी कभी रक्त में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, उसी समय पीलिया, जॉन्डिस होगा। मेरी बात क्लियर हो गई। पीलिया क्यों होता है, आपका यदि पीलिया का टेस्ट हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा, सीधा एक चीज देखेगा, आपके ब्लड काउंट में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ गई है, मतलब पीलिया है। तो रक्त में बिलरुबिन ज्यादा है, पीलिया हो गया। बिलवर्डिन क्या करता है दोस्तों, बिलवर्डिन के दो काम हैं। एक तो हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें यूरोक्रोम बनाने का काम करता है और वो किडनी के माध्यम से अलग हो जाता है। दूसरा, हमारा जो स्टूल होता है, मल, जो एक्सक्रीटा हम लोग निकालते हैं, उसमें जो यूरिया बनाने में मदद कर रहा है वो भी बिलवर्डिन है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट काम है पित्त रस के। पहला पॉइंट, हरे पीले रंग का होता है पित्त रस। दूसरा, ये हरे पीले रंग का होता है। दूसरा, इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। वह कौन सा एक ऐसा जूस है जिसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते। बिलरुबिन और बिलवर्डिन नाम के दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बिलरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ गई तो पीलिया होगा। बिलवर्डिन की मात्रा क्या करती है, स्टूल, मल या यूरोक्रोम को बनाने का काम करती है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए एक और पित्तरस का काम मैंने आपको क्या बताया था, वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बड़े फैटी एसिड्स का पाइसीकरण। एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया पाइसीकरण आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक बात क्लियर हो गई, रसायनशाला पाचन में बहुत मदद करता है। तो ये सब मैंने यकृत के बारे में आपको एक बात बता दी है। यकृत पर आपका कोई क्वेश्चन आए आप बता सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए, मुख का पाचन, मुख में जो पाचन, अब शुरुआत कर रहा हूं मैं पाचन की। खाना भोजन मुख में गया, दांतों की मदद से पाचित हुआ। लार जो ग्रंथि है उसकी पीएच कितनी होती है, ये अम्लीय होती है, लगभग 6.8 सैलिवा। और मुख गुहा में भोजन का पाचन, मतलब मुख से ही भोजन का पाचन इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि जो लार है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देती है। अब लार में मुख्यतः कितने एंजाइम्स हैं दोस्तों, 2 एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स में क्या होता है, एंजाइम्स में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स को कौन निकालती है, कौन सी ग्रंथियां, याद रखना, एंजाइम्स को हमेशा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नहीं निकालती हैं, बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां निकालती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक्सक्रीट एंजाइम्स। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां निकालती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां निकालती हैं हार्मोन को। हार्मोन में प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और स्टीरॉइड्स भी होता है, 4 होते हैं। लेकिन एंजाइम्स में केवल और केवल प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे लिए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करता है। भोजन को पचाने में एंजाइम्स मदद करते हैं। तो लार में कौन कौन से 2 एंजाइम्स है दोस्तों, एक तो है टाइलिन।
अब देखिए जो स्टार्च था ग्लूकोज, स्टार्च का मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च जैसे बड़े अणु को किसमें तोड़ता है, माल्टोज में। और माल्टोज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ा रहा था, माल्ट शर्करा जो खाद्यान्न जो गेहूं चावल इत्यादि में पाई जाती है। तो स्टार्च नाम का बड़ा अणु डाइसैकेराइड माल्टोज में तब्दील हो रहा है और इसको टाइलिन करता है। ठीक है, ठीक है। और टाइलिन को ही हम लोग एमाइलेज भी कहते हैं। तो स्टार्च को किसमें तब्दील करता है दोस्तों, माल्टोज में। टाइलिन का ये काम है एमाइलेज का। एक बात और याद रखना, कहीं पर भी शब्द एमाइलेज लिखा हुआ आ जाए तो एक्चुअल में वो किसका पोषण पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे गैस्ट्रिक एमाइलेज कुछ होता ही नहीं, पैनक्रिएटिक एमाइलेज है। अग्नाशयिक एमाइलेज मतलब अग्नाशय में वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। एकदम क्लियर। इंस्टेंटाइनल एमाइलेज, आंत्रीय एमाइलेज क्या करेगा, आंत से निकलने वाला, आंतों की दीवारों से निकलने वाला वो रसायन एंजाइम जो किसको पाचन करेगा, वह भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। यहां तक सारी बात क्लियर है। माल्टोज एक द्विशर्करा है। माल्टोज, लैक्टोज और स्यूक्रोज, ये बात मैं मेरी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं 3-4 दिन पहले। माल्टोज, लैक्टोज एंड स्यूक्रोज आर डाइसैकेराइड्स। फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मतलब ब्रेन शुगर, ये तीनों शर्करा मोनोसैकेराइड है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, राइट ना, ये सभी क्या होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। अब लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों, लाइसोजाइम तो हमारी आंखों में भी निकलता है और वो आंखों में कैविटी है। देखिए जहां जहां पर मानव के शरीर में कैविटी या छिद्र हैं वहां पर कुछ इस प्रकार के रसायन निकलते रहते हैं दोस्तों, ताकि क्या हो सके, इस बाहरी परिवेश का कोई भी जीवाणु विषाणु अंदर प्रवेश ना कर पाए। ऑल द कैविटीज इन ह्यूमन बॉडी, सभी छिद्रों में इस प्रकार का रसायन होता है जो क्या करता है, बाहर के जीवाणुओं को शरीर में अंदर प्रवेश होने से नहीं रखता। स्टार्च को बिल्कुल एंजाइम, सब कुछ क्लियर हो रहा है आई थिंक, बहुत बढ़िया यार। लाइक वाइक करते चलो तो मजा भी आता रहेगा, मुझे भी, मेरा जोश भी बना रहेगा, है ना। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। आंख में भी लाइसोजाइम है। अच्छा एक बात बताइए, आंख अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिर्स्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो होती हैं जो सीधा अपने रस को सीधा किस में छोड़ देती हैं, सीधा अपने रस को रक्त में, ब्लड में छोड़ती हैं। लेकिन क्या आंसू निकल रहे हैं, क्या वो रक्त में जा रहे हैं? नहीं। इसका मतलब आंख में पाई जाने वाली लैक्राइमल ग्रंथि वो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। लैक्राइमल ग्रंथि इज व्हाट, एक्सोक्राइन ग्लैंड, नॉट एंडोक्राइन। मानव शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड केवल और केवल 9 है और वो हार्मोन्स को निकालती हैं। ठीक है, तो लार और अश्रु में लाइसोजाइम जीवाणुओं को पूरी तरह से मुख में ही नष्ट करता है। जो बचे कूचे जीवाणु हैं वो हमारी ग्रासिका में होते हुए जैसे ही आमाशय में पहुंचते हैं तो जो प्रबल 1.5 pH का अम्ल आमाशय स्टमक में निकल रहा है वो पूरी तरह से जीवाणुओं को खत्म करने का काम करेंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस यस, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए अब ग्रास नलिका, ग्रासिका या फिर ईसोफेगस, ये मैंने क्या बताया था दोस्तों, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डायग्राम देख लीजिए। मुख के बाद में जो ये पहली नाल होती है, ये जो लगभग जो है ना, ये वाला भाग है, ये ग्रासिका है। यहां पर ईसोफेगस में बिल्कुल भी भोजन का पाचन नहीं होता, इसे फूड पाइप कहते हैं। और यही फूड पाइप पर, राइट, इसी फूड पाइप में हमारे ऑक्सीजन को जाने का द्वार अलग है और भोजन को जाने का द्वार अलग है। जब भी हम भोजन खाते हैं ना दोस्तों, तो कभी भी वो हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंचता, क्योंकि इस प्रकार का एक क्या है, एक सिस्टम लगा हुआ है गले में, और वो क्या करता है, भोजन को सीधा आंतों में ही पहुंचाता है। ठीक है, और भोजन की गति जो है वो क्रमंकुचन, ऐसे चलता हुआ भोजन, पेरिस्टाल्टिक मोशन के कारण भोजन आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर हो रहा है बात? चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, आमाशय पर आते हैं। आमाशय के अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं और आमाशय से निकलने वाले रस को गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं? आमाशय से निकलने वाले रस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। एकदम क्लियर। इसमें प्रोटीन और वसा का प्रारंभ होता है पाचन, और आमाशय से निकलने वाले रस उसे जठर रस, अग्नाशयिक रस कहते हैं। पीएच कितनी होती है ये सब मैं बता चुका हूं, 1.5। और इसमें कौन कौन से निकलते हैं देखिए, एक तो रेनिन निकलता है। रेनिन किसका पाचन करता है दोस्तों? दूध का। तो जो बछड़े होते हैं या बिल्कुल जो नवजात हुआ है नेसेंट बच्चा, वो हमेशा केवल रेनिन एंजाइम ही निकलता है और मां के दूध का पाचन कर लेता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग कुछ महीने के बाद एक वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग प्रोसेस में लगभग जो है 6 माह के बच्चे या इसके बाद में, राइट, हम लोग क्या करते हैं, 6 से 8 माह के बच्चे को हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा दलिया, दाल का पानी इत्यादि खिलाने लगते हैं, ताकि उसमें दूसरे पैप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, राइट, गैस्ट्रिक एमाइलेज और पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पचाएगा वह भी बनना शुरू हो जाए। एकदम क्लियर। तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहा है। HCl क्या करता है दोस्तों? एक तो माध्यम को अम्लीय, एसिडिक बनाता है, प्रबल अम्ल होता है 1.5 pH का। दूसरा, HCl जीवाणुओं को खत्म करेगा। मुख में लाइसोजाइम जीवाणुओं को मार रहा है, आमाशय में दोस्तों कौन मार रहा है? HCl। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं? HCl। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है HCl, बता ही दिया है। एंजाइम्स जितने भी हैं, देखिए एक और एंजाइम्स इन्होंने नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में आपसे पूछा जाए कि आमाशय से कुल कितने एंजाइम्स निकलते हैं, कुल कितने रस हैं, तो एक तो रेनिन दूध का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन आमाशय में, HCl अम्लीयता करेगा, और एक नहीं लिखा वो मैं लिख देता हूं, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है? जठर लाइपेज। ये क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। अब देखिए, आपने देखा आमाशय आ गया, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से हो रहा है, दूध का पाचन रेनिन से हो रहा है, वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज से हो रहा है। किसका पाचन नहीं हो रहा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत मुख में ही हो जाती है, लेकिन बाद में कार्बोहाइड्रेट जो है ना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट अम्लीय माध्यम में ही पचाया जा सकता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत ग्रहणी ड्यूडेनम से होती है। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है अल्प लेवल पे? कार्बोहाइड्रेट का। आपसे पूछा जाए भोजन के पदार्थों में सबसे अंत में पाचन किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? क्योंकि ग्रहणी में जाके पाचन हो रहा है। वसा और प्रोटीन का पाचन तो पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज से ही हो रहा है। एकदम क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया यार, लाइक वाइक करते चलो, मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में, आपको तो बहुत मजा आ ही रहा होगा। चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या कर रहा है? जीवाणुओं को नष्ट करता है, दीवार में एसिडिटी अम्लता बनाता है। जब भी हम देखो, जब भी हम ज्यादा टेंशन लेते हैं, हम लोग धूम्रपान करते हैं या फिर हम लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं, उन सभी केस में एसिडिटी अम्लीयता बढ़ जाती है। इस अम्लीयता को कम करने के लिए MgOH का होल ट्राइस इसे दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह बात जरूर याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2। तो यह बात याद रखना, MgOH का होल ट्राइस इसको हम लोग देते हैं, ताकि तो जो भी लोगों के ऑपरेशन होता है ना दोस्तों, उनके शरीर में ज्यादा एसिड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, उस केस में, या फिर जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो वहां पर MgOH का होल ट्वाइस या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दिया जाता है। एकदम क्लियर? आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। एकदम क्लियर हो रहा है? चलिए, अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एकदम क्लियर, जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करेगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। एसिडिटी अम्लीयता क्लियर हो गया, और ये क्षारीय बनाने का काम करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। यस, एकदम क्लियर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। MgOH के होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये बिल्कुल HCl, जो प्रबल HCl हमारे आमाशय से निकल रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि क्या हो, हमारे को जो हिचकी आ रही है, हमारे इनडाइजेशन की शिकार है, तो वो दिक्कत दूर हो जाए।
अब बात आ रही है पेप्सिन हमारे शरीर में क्या करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, और पेप्सिन जो आमाशय से निकलता है, पेप्सिन की मदद से प्रोटीन पेप्टाइड में, मतलब जो बड़ा प्रोटीन का अणु है वो छोटे प्रोटीन में टूट रहा है, अल्टीमेटली प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटेगा, छोटी आंत तक जाते जाते, और वो एमिनो अम्ल रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका में जाएंगे, और फाइनली क्या होगा दोस्तों, फाइनली जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स वो प्रोटीन के फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करेंगे और हमारे शरीर को लगातार ग्रो करते जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमको अलग अलग प्रकार के पोषक पदार्थ खाने चाहिए, क्योंकि शरीर की एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, उपापचय दर के लिए ये सभी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एकदम क्लियर है। साइंस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इवन साइंस शुड बी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीवन, क्योंकि भविष्य जो है ना आपका, वो साइंस ही निर्धारित करेगा। आपके दोस्तों को, आपके जितने भी मित्र हैं उनको प्रेरित कीजिए, साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आने वाला समय आपको साइंस आती है ना, तो यू विल बी हैविंग स्काई रॉकेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शनल में केवल साइंस नहीं है, बायोलॉजी आता है, जूलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री है, लेकिन ऐसा साइंस नाम का ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो रेनिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। नवजात शिशुओं में, बछड़ों में सक्रिय रूप से पाया जाता है, और पनीर के उत्पादन में भी हम लोग रेनिन का, पनीर का जो उत्पादन फैक्ट्रीज में कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, वहां पर भी हम लोग पनीर का प्रयोग बनाने में प्रयोग करते हैं। तो भोजन अब तक जो है दोस्तों, भोजन अब तक कहां पहुंच चुका है, हमने जो पढ़ा है उसमें भोजन ने मुख को पार कर लिया, ग्रासिका को पार कर लिया, आमाशय को पार कर लिया। अब भोजन काइल के रूप में, काइम के रूप में, CHYME, काइम के रूप में ग्रहणी में पहुंचने वाला है, और यहां पर यकृत और अग्नाशय रस अपना काम करेंगे। तो सबका अपना अपना काम है। देखते हैं, जूलॉजी बिल्कुल ले सकते हैं, यदि आप मास्टर्स हैं जूलॉजी में तो आप जो है जूलॉजी ले सकते हैं ऑप्शनल में। मास्टर नहीं है तो आप देखो, जब भी आप कभी ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो मेरी हिदायत सुन लीजिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन फ्रॉम एनी ऑफ द फैकल्टी, और मेरे द्वारा आप कभी भी ऑप्शनल चूज करें, एक तो आप उसमें मास्टर होने चाहिए। यदि आप नहीं है तो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये चूज कर लीजिए। यदि आप जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में मास्टर्स हैं तो उसको प्रयोग कीजिए। यदि आप IITian हैं उस केस में आप क्या करिए, इसका प्रयोग कीजिए, मैकेनिकल या इसका। लेकिन आपने जो फाइनल चूज कर लिया कि ऑप्शनल तो मुझे ये ही लेना है, तो पहले पिछले 10 से 20 साल के पेपर्स देखिए। भले ही आपने मास्टर्स किया हुआ है उस सब्जेक्ट में, लेकिन क्या उनके मॉडल आंसर के रूप में आंसर्स लिख पाएंगे आप? यदि लिख पाते हैं, सब कुछ कंप्लीट है, हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस तो मेरे को आते हैं, यस, तो आप उस ऑप्शनल पर जाइए, ताकि आपका सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा होगा। तो मेरा ये पॉइंट आपको सजेशन कैसा लगा? बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर के, अब आपको 3-4 सब्जेक्ट में दिक्कत है कि भाई इन 2 या 3 में से मैं कोई एक लेना चाहता हूं, कंफ्यूज हूं, तो आप क्या करिए, वापस से उठाइए प्रीवियस ईयर के पेपर्स और देखिए कि आप किस में अपने आप को, आपका कंफर्ट जोन कौन सा है, और यदि आपको लगता है आप बेस्ट आंसर इस सब्जेक्ट का दे सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को यू मस्ट ऑप्ट एज एन ऑप्शनल। क्या मेरी बात बिल्कुल गहराई तक चली गई है? आपका मैकेनिकल है, लेकिन पहले देखो मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर के पेपर। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है प्रतिमा राज्यवर्धन जी, एक बार आप कंफर्म देख लो कि हिस्ट्री के पहले के पेपर्स कैसे आए, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो, तब आगे बढ़ो। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जो ऑप्शनल चूज कर रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, यस और नो। चलिए, अम्लीयता, क्षारीयता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेप्सिन, सब कुछ बता दिया है। अब बात आ गई है, हम लोग ग्रहणी पर आ रहे हैं। बिल्कुल हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आप जो ऑप्शनल फैकल्टी हैं उनसे बेस्ट सजेशन ले लें। प्लस पर भी हिस्ट्री के कई सारे फैकल्टीज ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बनाए।
हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक बार क्या होता है प्लस कोर्स लेंगे ना, आपको ऑप्शनल के भी एक एक सब्जेक्ट कवर होते हैं। मैं एक बार ये इसलिए हिंट दे रहा हूं, आज ही लास्ट डेट है, वाकई में आप लेना चाहते हैं दोस्तों, 1 2 3 नहीं बल्कि कई 10 20 फैकल्टीज ने ऑप्शनल के भी कोर्सेज बनाए हुए हैं, कंप्लीट डिजाइंड है, आप जरूर उनको यूज कर सकते हैं। तो गृहिणी में 2 रस हैं, कौन कौन सा? एक तो पित्त रस, मैंने बता दिया था ये बात, 7.7 pH, ये सब मैं बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। यकृत में इसका संश्लेषण होता है और पित्ताशय में ये संचित रहता है। बनता कहां है? यकृत में। इट इज क्रिएटेड इन लिवर, लेकिन स्टोर्ड कहां रहता है? गॉल ब्लैडर में। एंजाइम्स इसमें अनुपस्थित है, इसका मतलब प्रोटीन इसमें नहीं होते हैं। पित्ताशय पाइसीकरण का काम करता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे बनाने में काम करता है, और जो भी वसा में विले ऑल द लाइपोफिलिक विटामिन ए, डी, ई के, क्योंकि बी और सी तो जल में विले हैं, यस और नो। तो देखिए पाइसीकरण का काम जो है वो वसा का ये पित्त रस ही करता है। आपका जिसका भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बस मेरा एक ही सजेशन है, कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्व पेपर आते हैं, उनका पूरा कंपाइलेशन देखिए। क्या आपका कंफर्ट जोन है? आप ज्योग्राफी ले लें, आपका फिजिकल ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं ले, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, बस आपने वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के आधार पर ले लिया, फिजिकल ज्योग्राफी आपको समझ में ही नहीं आता, व्हाट यू विल डू देयर? तो इसीलिए आपको पहले पेपर्स को देख लेना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलें, चलो। तो वसा बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा आज कुछ, तो आप लोग सभी जुड़े रहना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की कंप्लीटली फ्री क्लास एट द एंड ऑफ दिस सेशन में आपको बताऊंगा कि फ्री क्लास कहां पर मिलेगी, ताकि आप है ना कंप्लीटली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहे। मैं आपको एक कंप्लीट तैयारी पूरी तरह से फ्री अनअकैडमी लर्निंग ऐप के फ्री वाले कोर्सेज में करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी बहुत अच्छे से करना होगा। तो भोजन का माध्यम क्षारीय बनाने में मदद करता है, और जब तक पित्त रस, जो 1.5 लीटर का पित्त रस इस पर नहीं गिरता है गृहिणी में, तब तक अग्नाशयिक रस जो है, तो देखो अग्नाशयिक रस की पीएच 7.8 है, पित्त रस की पीएच 7.7 है, एकदम क्लियर। तो अग्नाशयिक रस जो है वो तभी काम करेगा जब जो भोजन जो अम्लीय निकला था आमाशय स्टमक से, वो क्षारीय बन जाए। क्षारीय कौन बना रहा है? पित्त रस, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। अब बात आती है दोस्तों, अब बात आती है, ये क्लास रेगुलर 11 AM पर मिलेगी, कल हम इसका आगे वाला सेक्शन चर्चा करेंगे, ठीक है। 11 AM पर क्लास होती है। पीएच कितना है अग्नाशय रक या पैनक्रियाटिक जूस का? 7.8। ट्रिप्सिन क्या करता है? फर्दर जो प्रोटीन पेप्टाइड में बदल गया था पेप्सिन के कारण आमाशय में, वो अब एमिनो एसिड में तोड़ देगा, प्रोटीन को सीधा उसके एमिनो एसिड में तोड़ देगा, और उसी को तो हमको एब्जॉर्ब करना है, स्वांगीकरण, एजिमिलेशन, जो आपको मैंने पढ़ाया था। और इसके बाद में आता है पैनक्रिएटिक लाइपेज। ये देखो दोस्तों, मैं ये नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, पैनक्रिएटिक लाइपेज मतलब क्या है? मतलब अग्नाशयिक लाइपेज वसा को और फर्दर तोड़ेगा। एमाइलेज, अब देखिए, अब तक आपने एमाइलेज या तो मुख में सुना था, आमाशय में एमाइलेज नहीं आया था, ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, अग्नाशयिक एमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करेगा। यहां तक सारी बात क्लियर है? बिल्कुल पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। आप मेरे इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया करो समय समय पर, ताकि बाकी दोस्तों को भी वहां जुड़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, ठीक है। आप जरूर कॉन्टैक्ट वगैरह इत्यादि शेयर कर दिया करो। अब देखिए, यहां तक पूर्ण पाचक रस हम किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्ण पाचक रस हम जो है अग्नाशयिक रस को ही कहते हैं। पैनक्रिएटिक जूस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि ये सभी को पूर्णतः पचा देता है। बाकी जो कुछ नहीं पड़ा, बाकी जो कुछ नहीं पचा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो आंतों में जाके डाइजेस्ट होने वाला है। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बिंदु पर बात कर लेते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है दोस्तों? गृहिणी में। गृहिणी मतलब ड्यूडेनम।
बड़ी, एक तो छोटी आंत में और ग्रहणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। पोषक तत्व जो है ना, मैंने आपको आंतों के बारे में दो भाग बताया था। छोटी आंत का ऊपर वाला भाग होता है जैजनम, मध्यांत, और नीचे वाला भाग होता है शेषांत्र। शेषांत्र में सबसे ज्यादा माइक्रोविलीज, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं शेषांत्र में, तो वहां से पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एकदम क्लियर। विटामिन B12 और जल का, देखो विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम मैंने बताया था आपको साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 की कमी से हमें रक्ताल्पता है ना, एनीमिया रोग होता है। तो जल सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण बड़ी आंत में, और सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ शेषांत्र इलियम में एब्जॉर्ब होता है। स्वांगीकरण, एजिमिलेशन जिसे मैंने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भोजन और पानी का, भोजन स्मॉल इंस्टेंटाइन, पानी लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, भोजन कैसे कैसे जाता है दोस्तों, मुख के बाद में ग्रसनी है ना, उसके बाद में ग्रसनी के बाद में ग्रासिका, आमाशय, फिर ग्रहणी, फिर मध्यांत्र, फिर शेषांत्र। और ये मध्यांत, शेषांत्र और ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। फाइनली अंगनाल, जहां पर अपेंडिक्स है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही आपको टेलीग्राम चैनल यही है, बच्चे ने बता दिया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। प्रतिमा जी आप हमेशा मदद करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। बड़ी आंत और सिकम, ठीक है, और फिर मलाशय में वेस्ट पदार्थ जम जाता है, वहां से भी पोषक पदार्थ, और फिर अंत में गुदा पर आ जाता है। तो अपेंडिक्स जो है ये हमारे अंगनाल से जुड़ी होती है, बड़ी आंत का अपेंडिक्स हिस्सा होती है, हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई भी हमारे शरीर में काम नहीं है, और इसे परिशेषिका, परिशोषिका या फिर अवशेषी अंग भी कहा जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो ग्रहणी, ड्यूडेनम, आंत, लिवर, पाचन कैसे होता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, बड़ी छोटी आंत में ही हमारा जो विटामिन B12 है वो छोटी आंत में ही बनता है, याद रखना। ठीक है, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखिए मैं आपके लिए वो जो अनाउंसमेंट है वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आई विल डिस्कस दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनते चाहिए, राइट, एक बार देख लेते हैं। यस, तो देखिए दोस्तों, एक तो मैं आपको बता दूं, आइदर 26 और 27 से कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 8 PM पर आपको मेरी क्लास एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की मिलेंगी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, रुद्र गौतम इज माय नेम। ठीक है, मुझे आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं आपको 50 क्लासेस प्लस 20 क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। 50 में पूरा सिलेबस कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग, स्पीसीज, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जितने भी कन्वेंशंस है, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एनवायरमेंट, इकोटोन, इकोलॉजी से रिलेटेड वो सभी, और थ्योरेटिकल सेक्शन भी हम लोग यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे अभी का अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। और मेरी क्लास मैंने कल भी 10 PM पर ली थी, आज भी मैं, वैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी अभी भी चल रहा है, लेकिन फुल फ्लेजेड एक कंप्लीट कोर्स के तौर पे जो क्लास है वो 27 या 26 से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब दोस्तों देखिए, फीस हाइक होने वाली है, तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज ही फीस हाइक होने वाली है। मैं आपको नॉट ओनली दिस 10%, मैं आपको कुछ और भी एडिशनल मदद कर सकूं, मैं जरूर कर सकता हूं। तो आप मुझे मेरे पर्सनल जो कांटेक्ट है, मेरे जो इंफॉर्मेशन उन पे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको जो है एक तो पूरी मेंटरशिप गाइडेंस, कौन से बेस्ट फैकल्टीज है जिनको आपको प्लस पर, ऑप्शनल पर सुनना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो दोस्तों आप बिल्कुल डिले मत कीजिए, अदरवाइज 7,000 से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में। तो जब आप 1-2 महीने बाद का प्लान कर रहा है, तो आप आज का आज अपने गार्जियन से बात करिए, उन्हें कन्वे कीजिए। इन केस देयर इज एनी डाउट, आप अपने गार्जियन की सीधी बात मुझसे करवा सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे। नॉट ओनली 2 इयर्स का आपने कोर्स लिया है, आपने यदि लिया है, मैं लाइफ टाइम आपको हर तरह से गाइड करता रहूंगा समय समय पर, यह मेरा प्रॉमिस है। और मैं वैसे भी कोई पर्सनली मुझे मैसेज करता है तब भी मैं उतना ही गाइड करता हूं। इट इज नॉट दैट कि आप मेरे ही रेफरल कोड से ले रहे हैं, तो वो पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरा रेफरल कोड है यार, जरूर आप लोग मेरे कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो वाकई में सोच रहे हैं, कल ही मेरे से 3 स्टूडेंट्स ने लिए हैं,
3 स्टूडेंट हैज टेकन दिस कोर्स फ्रॉम माय साइड और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिए। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत आगे निकल गए 1 2 3 दिन में। तो आप जल्दी से जल्दी क्या है, इस पर जरूर एक सोच विचार कीजिए, अपने गार्जियन से बात कीजिए। एनी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझे पर्सनली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज करिए, वहां पर मैं आपको समझाता हूं, या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यदि आपके पास है प्रीवियस लेक्चर से आप ले सकते हैं, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है अरुण कुमार जी, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। मैं आगे भी इसी प्रकार के एक कंप्लीट नॉलेजेबल क्लास हमेशा लाता रहूंगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 8 PM पर कंप्लीट कवर करवाऊंगा आपको, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब पर, और मैं मेंस के आंसर राइटिंग तो सुबह 8 AM पर क्लास लेता ही हूं। तो मेरा चेहरा जहां भी आपको थंबनेल पे दिख जाए, आप एनरोल कर लीजिए क्लास को, लाइक कर दिया करो, और मैं आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओहो, आरवी राजपूत जी कह रहे हैं आप हजारों साल जिएंगे। यार मैं हजारों साल जीऊंगा, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि मैं हजारों साल जीऊं, लेकिन मैं हमेशा इसी डेडिकेशन के साथ काम करता रहूं। मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं अब्दुल कलाम जी की तरह लगातार पढ़ाता रहूं, पूरे दिन पढ़ाता रहूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर हो। शेयरिंग इज केयरिंग, यस और नो, शेयर इज केयरिंग। थैंक यू यार, थैंक यू दिव्य राजपूत जी, थैंक यू गाइस। किसी को भी कोई डाउट है, आपके गार्जियन से बात करवानी है, दिस इज ऑल, यू हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स ने मदद कर दी है, आप गार्जियन से बात कर दीजिए आपको, क्योंकि आज फीस होने के बाद में आगे और बढ़ेगी। तो देखिए जल्द से जल्द आप कर लीजिए। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर गाइड मिलता है, और वहां पर, थैंक यू यार दीपा उपाध्याय जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप लोग लगातार जुड़ते रहिए, हमेशा क्लासेस लीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपके इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। हमें इससे क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि हमें जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा और मेहनत करनी चाहिए। तो यार ये सभी है ना, आप लोगों का साथ है, लाइक वाइक करते चला करो, और प्यार व्यार बांटते रहा करो इसी तरह से। और आप लोग भी अपने दोस्तों में नॉलेज शेयरिंग का पूरा फायदा देंगे, दोस्तों को बांटिए। ज्ञान जो है वही सबसे अच्छी बात है हमारी लाइफ में, और उससे हम कहीं ना कहीं चरमोत्कर्ष पर, अपने लाइफ के पिनेकल पर पहुंच जाएंगे। यस और नो दोस्तों, है ना। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच गाइडेंस मिलती है, और वो पर्सनल कोच आपको जो है आपको आंसर राइटिंग में मदद कराता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पूरा शेड्यूल प्लान होता है, और आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है, राइट। तो पूजा प्रजापति सर, प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर करें तो एनफ होगा। प्री, मेंस और ऑप्शनल सभी एक ही जगह आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज माय रेफरल कोड, ये बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दिस इज यूनिक इटसेल्फ। ये जो मेरा रेफरल कोड है ये अपने आप में यूनिक है। एक बार आप पर्सनली बात करके देखो, आपको वाकई में महसूस होगा, हाँ सर आपका ही कोड यूनिक है, और ऐसा क्यों है, यू जस्ट पर्सनली कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस, राइट। आपको पता चल जाएगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, बिल्कुल आशीर्वाद है यार, पूरा आशीर्वाद है, पूरा तहे दिल से। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बिल्कुल दिल से अच्छे आशीर्वाद निकलते हैं, और कोशिश ये रहती है कि पूरी तरह से मेहनत की जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों। कैन आई स्टॉप हियर? एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, यू कैन आस्क मी यार। धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद। कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, आप मेरे YouTube वीडियोस के लेक्चर के नीचे कमेंट कर दीजिए, आप जो है आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए, माय नेम इज रुद्र गौतम। ठीक है, वहां पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझे, है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, सो ओके यार, अब मैं रोकता हूं। सर पढ़ाने वाले बहुत होते हैं सर, लेकिन जो बच्चों को अपनापन लेवल पर ले जाए, बिल्कुल अपनापन है यार, बिल्कुल पूरे दिल से मैं पढ़ाता हूं, और हमेशा से रहा है, पिछले 10 साल से केवल मेरा यही काम रहा है। आई एम वेरी डेडिकेटेड इन टीचिंग। कई बार मेरे को 13-14 आवर्स, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मेरा पैर पूरी तरह से टूटा हुआ था, और मैंने बोला कि भाई मेरी पैर की हड्डी टूट गई थी, तो मैंने बोला 7 दिन का प्लास्टर काफी, और फिर उसको मैं उतरवा के, और मेरे को लगातार 10 घंटे की क्लास लेनी थी, एक ही क्लास रेगुलरली बेसिस पर मैंने 10 आवर की क्लासेस लगातार ले ली, और पता चला वो जो हड्डी है ना वो पूरी मुड़ गई, और वो मुड़ी हुई हड्डी जो है दोस्तों, वो मुड़ी हुई हड्डी आज भी मेरे पैर में है, वो अंदर ही मुड़ गई। क्योंकि यदि हम लोग है ना, हड्डी जो होती है यदि मुड़ जाती है तो वो परमानेंट इसी तरह से रहती है।
तो दोस्तों कई बार क्या होता है, इस प्रकार के रिस्क ले लेते हैं, तो दिस इज ऑल व्हाट इमोशनल फैक्टर व्हाइल आई एम टीचिंग। तो ये मेरा इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा है, बिल्कुल डाउट नहीं होता। अच्छा बिल्कुल यार, ये ठीक है यार, ठीक है ठीक है। तो रेगुलरली यार अपने दोस्तों को एक काम कर दो, फिर अपने दोस्तों को जरूर बताया करो कि यार ऐसी ऐसी कोई क्लास, ऐसे ऐसे कोई रुद्र सर हैं, वो बहुत डेडिकेटेडली क्लास लेते हैं, सभी को ये दोस्तों को शेयर करा करो यार, है ना। ठीक है दोस्तों। सो कैन आई स्टॉप हेयर, कैन आई स्टॉप हेयर। आज बहुत बहुत खुशी लग रही है मुझे कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। आई एम जस्ट